आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये आपके हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, समझ रहे बात को। और सबसे पहले बात, जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर उस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग जानेंगे इसके हेडिंग के बारे में। तो इस चैप्टर के हेडिंग को पहले आपको समझना पड़ेगा और जब तक आप चैप्टर के हेडिंग को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको ये चैप्टर कंफ्यूज ही लगेगा, है ना। आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसा भी दौर आया हमारे संसार में, एक ऐसा भी दौर आया जहाँ पे कि लगभग हर एक कंट्री में किसका दौर देखने को मिला, इंडस्ट्री का दौर देखने को मिला। मतलब कि हर कंट्री अब क्या कर रहा था, अपने यहाँ पर धीरे धीरे छोटे मोटे इंडस्ट्री लगा रहे थे, कारखाना लगा रहे थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बर्तन बनाने का कारखाना लग रहा होगा, कार बनाने का लग रहा होगा, है ना, फर्नीचर बनाने का लग रहा होगा, टेलीफोन बनाने का लग रहा होगा, हथियार बनाने का लग रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा भी दौर आया जहाँ पे कि लगभग हर कंट्री फोकस कर रहा था केवल और केवल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, यानी कि अपने यहाँ पर इंडस्ट्री लाने के लिए, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हम लोग ऐसे दौर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस दौर में आपको केवल और केवल इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे, है ना। बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस हो रहा होगा। इस प्रकार का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो शुरुआत आपका ये चैप्टर होता है एक फिगर के साथ। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो सबसे बेहतर होगा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज खोल लें। फर्स्ट पेज में ही आपका सबसे ऊपर में दिया हुआ है एक फिगर। उस फिगर के साथ आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वो फिगर ऐसे ही केवल देखने के लिए नहीं दिया हुआ है ना। वो फिगर बहुत कुछ कहता है और उस फिगर से रिलेटेड एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो वही यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट फिगर, है ना। पहले पेज में पहला फिगर है, उसके बाद फिर आप जब पेज को पलटेंगे, आप पेज नंबर आपका 104 में आएंगे तो उसमें भी एक पिक्चर दिया हुआ है ना। तो दोनों पिक्चर कुछ ना कुछ हम लोगों को कहता है और यहीं से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा। और इस दोनों फिगर को पढ़ने के बाद आप ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं, है ना। ये आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको पहला और दूसरा फिगर आपको समझना पड़ेगा। और यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पहला पिक्चर है वो क्या बता रहा है, तो आप ये कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट फिगर के बारे में। तो पहला फिगर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है इन 1900 अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century। बहुत सारे बच्चे इसको डाउन भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, बोलने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात है यहाँ पर 1900 का। आज हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं, 2022 में जी रहे हैं और ये बात कर रहा है कब का, 1900 का। यानी कि आज से ठीक कितना साल पहले का ये बात कर रहा है, बताइए जल्दी, कितना साल। नहीं, ये 1900 बात कर रहा है। 122 साल पहले का ये बात है ना। चलिए, तो ये क्या बताना चाह रहा है हम लोगों को, एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर था। मतलब कि वो म्यूजिक को बनाता था और उसको पब्लिश करता था, रेडियो पे, टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जहाँ भी उनको संभव होता था वो अपने म्यूजिक को पब्लिश करता था ताकि उसको लोग सुन सके, गुनगुना सके, गा सके, है ना। तो उसका नाम क्या था, E.T. पॉल। E.T. पॉल उस म्यूजिक पब्लिशर का नाम था और उन्होंने अपना एक म्यूजिक बुक बनाया। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें केवल और केवल म्यूजिक ही लिखा हुआ था जो कि उनके द्वारा ही पब्लिश किया जा रहा था।
है ना। जैसे आपका ये हिस्ट्री का बुक है, तो हिस्ट्री के बुक में क्या है, हिस्ट्री का चैप्टर है ना। उसी प्रकार से म्यूजिक बुक है, तो म्यूजिक बुक के अंदर क्या होगा, म्यूजिक होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक म्यूजिक बुक पब्लिश किया, प्रोड्यूस्ड किया, और उस म्यूजिक बुक के सबसे कवर वाले पेज पर, यानी कि सबसे फ्रंट वाले पेज पर एक इमेज था, एक पिक्चर था, और वो पिक्चर क्या लिखा हुआ था सबसे उसके हेडिंग पर, डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी का मतलब होता है, अच्छा डॉन यहाँ पे ना एक वर्ड था DOWN, डाउन, यहाँ पे DAWN है, डॉन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब तो समझ में आता है, DOWN का नीचे। यहाँ पे DAWN का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है शुरुआत, आरंभ, क्या है, शुरुआत, आरंभ होना, है ना। तो यहाँ पे किसका शुरुआत होने जा रहा है, डॉन ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि एक नए सेंचुरी का, एक नए शताब्दी का शुरू होने जा रहा है। वो भी कौन सा शताब्दी, 1900 के बाद जो अब आएगा, 1901, 1902, 1903, 4, 5, 6, इसको क्या कहा गया है, ये इसको एक नए सेंचुरी का शुरुआत कहा गया है। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ईटी पॉल के नज़र में 1900 के बाद वाला जो समय होगा वो बहुत ही प्रगतिशील होने वाला है, यानी कि बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही अहम होने वाला है ना। इसीलिए उन्होंने अपने म्यूजिक के सबसे कवर वाले पेज पर ही, यानी कि सबसे पहले वाले पेज पर ही लिखा डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि यहाँ से एक नए शताब्दी का शुरुआत होने जा रहा है ना। क्या इसके पहले क्या नया शुरुआत नहीं था, क्या वो खराब शुरुआत था, वो भी शुरुआत अच्छा रहा होगा, लेकिन ईटी पॉल के नज़रिए में ये बताना चाह रहे हैं ये कि अब से जो हमारा समय आने वाला है, आने वाले इतिहास में जो हमारा समय अब बीतेगा समय में, वो क्या होगा, एक बहुत ही खास शुरुआत होगा, बहुत ही अच्छा शुरुआत होने वाला है ना। यानी कि अब जो आप 1901, 1902, 1903 पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छा शुरुआत होने वाला है ईटी पॉल के नज़रिए से। तो बेसिकली ये हमको पिक्चर क्या बता रहा है, ये पिक्चर हमको ये बता रहा है कि हम लोग अब ऐसे समय में जाने वाले हैं जहाँ पे कि क्या होगा, एक नया शुरुआत होने वाला है, एक नया शुरुआत होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और उस पिक्चर के बारे में और क्या खास बात लिखा है ईटी पॉल ने। एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। पिक्चर के बिल्कुल बीचों बीच एक पिक्चर है। वो पिक्चर कैसा लग रहा है मालूम है, एक गॉडेस के जैसा, यानी कि एक देवी के जैसा लग रहा है। वो हिंदू देवी नहीं है, वो हो सकता है उनका अपना देवी हो जो उनको वो मानते होंगे। जैसे हम लोग हिंदू फैमिली में क्या मानते हैं, पार्वती जी को मानते हैं, फिर से दुर्गा जी को, सरस्वती जी को, काली जी को मानते हैं ना हम लोग, काली माता सबको। तो हो सकता है कि उनका वो कोई एक देवी के रूप में हो, है ना। तो वही यहाँ पे पिक्चर के बिल्कुल बीचों बीच एक देवी के जैसा दिखने वाला उन्होंने पिक्चर का इस्तेमाल किया है। द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि वो प्रगति का एक विकास का, यानी कि वो डेवलपमेंट का क्या है, एंजल, यानी कि परी है। समझ रहे बात को। अच्छा, परी क्या उड़ती है ना, परी। जैसे आपने देखा होगा बचपन में बालवीर में क्या होता था, बहुत सारे परी हुआ करते थे, वो लोग उड़ा भी करते थे, है ना। तो ये जो आपका गॉडेस यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ये उड़ उड़ के क्या बताना चाह रही है हम लोगों को, ये बताना चाह रही है कि हम लोग अब उड़ के, यानी कि अब हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, एक नए शुरुआत की ओर जा रहे हैं, यही हमको ये बताना चाह रही है। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे गॉडेस का, यानी कि जो देवी का पिक्चर है, वो है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि वो डेवलपमेंट का वो चिन्ह है, प्रतीक है। बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी, और उनके हाथ में एक झंडा है, जो झंडा किसको दर्शा रहा है, एक नए सेंचुरी को दर्शा रहा है। बेसिकली यहाँ पे टी पॉल ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम लोग एक नए शुरुआत की ओर जा रहे हैं, एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे पिक्चर का इस्तेमाल करने का मतलब ही यही था। और ये आप ध्यान से देख पाएंगे तो उनके हाथ में जो झंडा है उसमें लिखा हुआ है सेंचुरी, लिखा हुआ है, छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सेंचुरी। उसके ऊपर मेरे हिसाब से लगता है कि न्यू सेंचुरी लिखा हुआ होगा, लेकिन साफ साफ इसमें दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ईटी पॉल का जो ये पिक्चर था वो दर्शा रहा है कि अब हम लोग इस गॉडेस के मदद से, यानी कि इसके दिखाने के तरीके से हम लोग एक नए शुरुआत में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो देवी हैं ये किस पे खड़ी हैं, किस पे खड़ी हैं, व्हील विथ विंग्स, यानी कि ये एक ऐसे चक्के पर खड़ी हैं जिनके कि पंख लगे हुए हैं चक्के में,
मतलब कि ये जो चक्का है जिस पे ये खड़ी है उसमें पंख लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये उड़कर कहाँ जा रही है, एक नए दुनिया में जा रही है, एक नए शुरुआत को स्टार्ट करने जा रही है ना। सिंबलाइजिंग टाइम, और साथ ही साथ वो टाइम को भी दर्शा रही हैं, यानी कि अब हम लोग इस समय से निकल कर दूसरे समय में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, आगे, हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, और इनका जो फ्लाइट है यानी कि वो जो चक्के पर चढ़कर उनका जो पंख है वो किधर की ओर उड़ रहा है, फ्यूचर की ओर, यानी कि एक नए दुनिया की ओर, एक नए शुरुआत की ओर वो जा रही है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, और आप यदि गौर करेंगे तो ये जो देवी हैं, जो गॉडेस हैं यहाँ पे पिक्चर में, इनके पीछे में बहुत अलग अलग प्रकार का पिक्चर बना हुआ है, साइन बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। उनमें क्या क्या बना हुआ है, रेलवे का पिक्चर है, कैमरा का पिक्चर है, मशीन का पिक्चर है, प्रिंटिंग प्रेस का है, और बहुत सारे फैक्ट्री का है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को ईटी पॉल इस पिक्चर के द्वारा ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अब हम लोग ऐसे दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसे शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ पे कि चारों तरफ केवल और केवल क्या होंगे, इंडस्ट्री ही होंगे, है ना, मशीनों का दौर ही होगा। समझ रहे बात को। और यहाँ पे जब ईटी पॉल ने अपने इस पिक्चर में इस देवी का पिक्चर जब इस्तेमाल किया तब इसका खूबसूरती और बढ़ गया, है ना। ये हमको बताना चाह रही हैं, ये जो गॉडेस है हमको ये बता रही हैं कि हम एक ऐसे चक्के पर खड़े हैं जिसके कि पंख लगे हुए हैं, और हम आप सभी को दिशा दिखाएंगे, एक नए दिशा की ओर लेके जाएंगे, दिशा दिखाते हुए, जहाँ पे कि आप एक नया शुरुआत करेंगे। जैसे कोई भी बच्चे का जन्म होता है शुरुआत में, तो उसके लिए ये बाहरी दुनिया क्या होता है, बिल्कुल नया होता है ना। वो जो अपने माँ के कोख में 9 महीने रहता है वो दुनिया अलग है, वो बिल्कुल अंदर में सेफ है, लेकिन उनका जो बाहर में जन्म होता है, जो ये पूरा भागदौड़ का ज़िंदगी है, उसके लिए क्या होता है, एक नया लाइफ होता है। इसी प्रकार से हम लोग जो अभी तक जी रहे हैं 1900 के पहले का जो हमारा ज़िंदगी है वो बहुत ही घुटन का ज़िंदगी है। मतलब कि ऐसा ज़िंदगी है जहाँ पे कि किसी प्रकार का फैक्ट्री ये सब आपको नज़र नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि विकास नज़र आपको नहीं आ रहा। लेकिन अब हम लोग 1900 के बाद का जो टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं उसमें पूरी तरीके से आपको विकास नज़र आएगा, प्रगति, डेवलपमेंट ये आपको नज़र आएगा। अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट आपको नज़र आएंगे, रेलवेज नज़र आएंगे, आपको कैमरा नज़र आएंगे, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री। तो ये सारा का सारा चीज़ कब आया, 1900 के बाद आया। ठीक है, तो ये ईटी पॉल का पहला पिक्चर आपको क्या बता रहा था, आप समझ गए, समझ गए बात को। चलिए, उसके बाद आपका है सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद ये है कि एक क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस किया जाए ताकि बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझते हुए चलें, है ना। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग इसका जो सेकेंड पिक्चर है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 104 में है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।